हाँ जी बेटा। गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि मसल्स क्या हैं, उसके अंदर सर्कोमियर यूनिट क्या होती है, मायोसिन क्या है, एक्टिन क्या है। अब हमने दूसरे फिलामेंट यानी सेकेंडरी मायोफिलामेंट्स देखने का, जो छोटे वाले थे, सेकेंडरी मायोफिलामेंट्स। ये क्या थे? ये जो हमने लास्ट डायग्राम में बनाए थे एक्टिन वाले, दे आर थिनर। ये उसके कंपैरिजन में थिन है। और कहा मिलते हैं? अकर इन आई बैंड, जो लाइट बैंड था उसमें मिलते हैं। एक्टिन के अंदर एक्चुअली है क्या? एक्टिन के अंदर यूनिट्स होती है बेटा, देर आर टू रेगुलेटरी प्रोटीन्स विद प्रोटीन एक्टिन। देखो इसमें क्या होगा, एक्टिन प्रोटीन, और इसके अंदर रेगुलेटरी प्रोटीन्स मिलेंगे। कौन से? ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोमिन। ये कैसा है? इसमें बेटा स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा आपको, देखो इस तरह। ये जो हमने वहां पे दो फिलामेंट्स दिखाए थे, एक दिखाया था एक्टिन और एक दिखाया था मायोसिन। मायोसिन में तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा मायोसिन किसका बना है, मीरोमायोसिन यूनिट्स का बना हुआ। अब हम देख रहे हैं एक्टिन किसका बना है। तो एक्टिन में एक्चुअली एफ एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन ऐसे मिलते, ये स्ट्रक्चर। इसमें बच्चों ये देखो, इसके ऊपर ये, और इसके साथ ये देखो बच्चों, ये जो रेड कलर में है ये तो है ट्रोपोमायोसिन, और ये जो ग्रीन कलर में है वो है बेटा ट्रोपोनिन, और ये ग्लोबुलर जो हमने बनाए हैं वो है बेटा एफ एक्टिन। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली एक्टिन का, जो डायग्राम हमने सर्कोमियर यूनिट का बनाया था उसमें हमने दोनों दिखाए थे, एक्टिन और मायोसिन। तो वहां तो हम सीधी स्ट्रेट लाइन लगा के दिखा दिए, उसमें तो ऐसे ऐसे दिखा दिए थे आपको कि ये एक्टिन है, ये मायोसिन है, ये क्रॉस ब्रिजेस है। तो ये जो एक्टिन वहां हम शो करते हैं एक्चुअली उसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है जी। इसमें एफ एक्टिन यानी एफ फाइब्रस एक्टिन, ये प्रोटीन बेटा, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं। इनका क्या फंक्शन है? एक्चुअली जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो ये जो क्रॉस ब्रिजेस हैं ये किसके थे? मायोसिन के। और किससे जुड़ेंगे? एक्टिन से। तो ये जहां जुड़ेंगे वो ये साइट है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम जुड़ेगा, फिर ये ट्रोपोमायोसिन हट जाएगा, फिर यहां जुड़ेगा। मतलब इन हेड्स को सही पॉइंट पे जोड़ने के लिए ये दो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तब ये अपनी पोजीशन से हटते हैं, ठीक है। तो इन सबका स्पेसिफिक रोल है बेटा। जो जो पार्ट्स अब आप देख रहे हो, जब हम मसल की कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो इन सबके स्पेसिफिक रोल्स हैं। यस। अब ये तो हो गया हमारा, हमने देखी कि स्ट्रेटेड मसल्स क्या है।
अब सेकंड है बेटा स्मूथ मसल्स क्या होती है। तो स्मूथ मसल्स वो होती हैं जो इनवॉल्यूंटरी हैं। देखो 3 टाइप्स की मसल थी ना, हमने एक मसल को डिटेल में पढ़ लिया। अब मसल है बेटा स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स वो होती हैं जो बोन से नहीं जुड़ी हुई, नॉट एसोसिएटेड विद बोन्स। तो इसका मतलब ये वो बोन्स हैं और ये वो मसल्स हैं जो कहीं भी हमारे स्केलेटल सिस्टम में काम नहीं करते। ये फिर कहाँ है? जैसे बेटा ये स्टमक की वॉल में, जैसे यहाँ ये स्टमक की वॉल में, एलिमेंट्री कैनाल में, तो वहां जो मूवमेंट्स होती हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है, जैसे हमें पता ही नहीं होता वो कब चल रही, तो इट मीन्स वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वो कौन सी मसल चला रही है? स्मूथ मसल्स चला रही है। तो स्मूथ मसल्स कहीं भी नहीं जुड़ी, ये कहां मिलेंगी? ये इंटरनल ऑर्गन्स में मिलती हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में मिलती हैं, तभी तो इनको विसरल मसल्स कहते हैं। विसरा के साथ जुड़ी हुई है, विसरा मतलब इंटरनल ऑर्गन्स के साथ जुड़ी हुई है। स्मूथ मसल्स के अंदर जो सेल्स हैं, अभी हमने स्ट्रेटेड वाली तो देखी थी बेटा। स्ट्रेटेड वाली में क्या था? ब्लंटिक एंड था, बीच में लाइट डार्क बैंड्स थे और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ये मसल्स की सेल्स, स्मूथ मसल्स की अगर आप देखते हैं तो ये ऐसी होती, इसकी मसल्स है और इसमें एक न्यूक्लियस इस तरह से। तो वो स्पिंडल शेप्ड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है बेटा, स्पिंडल शेप्ड होती हैं और नो स्ट्रिएशंस, अनस्टेटेड है। तो स्ट्रिएशन का मतलब जैसे जो लाइट डार्क बैंड्स हमें दिखे ना इसमें वॉलंटरी मसल्स में। अब स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एज कंपेयर टू स्केलेटल मसल्स। ये धीरे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं बट कैन रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्टेड रह सकती हैं, बट रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। वो फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करती हैं स्केलेटल वाली, जैसे ये आप हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, मूव कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो वो मसल्स फास्ट करती हैं लेकिन थक जाती हैं जल्दी, फैटिग हो जाती हैं, रुकना पड़ता है। ठीक है जी, लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग फैटिग्ड, ये बिना थके लंबे टाइम तक चल सकते हैं। ठीक है, अब बेटा आगे कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स में दोनों के ही फीचर्स हैं। कार्डियक मसल्स हमने हार्ट वाला चैप्टर पढ़ा है, हार्ट में मिलती हैं, इनमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना जाए तो हार्ट अटैक आता है, प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, हार्ट फेल होता है। तो कई सारे डिजीजेज इससे जुड़ी हुई, हार्ट से जुड़े हुए जो है वो सब इसी के तो हैं। तो कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो हार्ट बीट करवाती है, हार्ट बीट। यस बेटा। अच्छा, ये कैसी होती हैं? ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, स्ट्रेटेड है और ब्रांच्ड होती हैं, वो दोनों ही। ये ब्रांच्ड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, ब्रांच्ड है। इनके पास इंटरकलेक्टेड डिस्क्स भी होती हैं, दे आर विद इंटरकलेक्टेड डिस्क्स। यस, तो इसका क्या काम है डिस्क का? सेल टू सेल रिले ऑफ द सिग्नल्स। तो ये सिग्नल को रिले करने के लिए, सेल टू सेल पास करने के लिए होती है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब करता है तो जो मैसेजेस आते हैं। अब बेटा इसके बाद है मसल की मॉर्फोलॉजी। मसल्स के अंदर तो हमने देख लिया कि ये फाइबर्स हो सकते हैं, उनके अंदर ये यूनिट्स हैं, उनमें एक्टिन मायोसिन है, मायोसिन कैसा होता है, एक्टिन कैसा होता है, सब हम देख चुके हैं। अब बेटा इनकी मॉर्फोलॉजी, मसल्स को बाहर से देखें तो कैसे दिखती है? मॉर्फोलॉजी ऑफ मसल्स।
जैसे बेटे ये मसल है, ये मसल, अब आप इसको यूं कट करो, ठीक है, आपके पास ऐसी ये मसल आ जाएगी और आप इसको इस तरफ से ऑब्जर्व करें, यहां से, तो आपको मसल में कैसा दिखेगा? मसल की आउटर कवरिंग मिलेगी आपको ऐसे, ठीक है। आउटर कवरिंग जो मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे? एपिमाइसियम। दिस इज कॉल्ड एपिमाइसियम। इसके अंदर जो बंडल्स मिलेंगे, जो अलग अलग मसल फाइबर्स के बंडल हैं, जैसे यहां पे ये बंडल्स हैं, इनमें मसल फाइबर्स हैं, ये बंडल्स मिलेंगे। इन बंडल्स में क्या है? इन बंडल्स में मसल फाइबर्स हैं, और उन मसल फाइबर्स में क्या है? वो एक्टिन मायोसिन वाला डायग्राम, इन सब में ये आपने ऐसे कट किया, मतलब आप इधर से ऑब्जर्व करो, इधर से ऑब्जर्व करो तो आपको वो यूनिट्स यहां नजर आएंगे, देखो ऐसे लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क, ठीक है। अब तो आप ऐसे ऑब्जर्व करें ना, टीएस का करते हैं। तो इसमें आपको सबसे बाहर जो कवरिंग मिलती है वो क्या है बेटा? एपिमाइसिन। तो जो अंदर बंडल्स मिलते हैं उनको कहते हैं मसल फेसिक्यूलाई। जो बंडल्स हैं मसल फाइबर के, दे आर कॉल्ड एज मसल फेसिक्यूलाई। इन मसल फेसिक्यूलाई के ऊपर जो कवरिंग है ये, इनको कहते हैं बेटा पेरीमाइसियम, ठीक है जी। अंदर जो मसल फाइबर्स के अंदर जो आपको कवरिंग मिलेगी वो होगी बेटा एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम। और बीच में ब्लड वेसल्स भी मिलेंगे, क्योंकि मसल है, इसको ब्लड सप्लाई भी आ रही है, जैसे ये ब्लड वेसल्स भी होंगे। इस सेंटर में थिकर पार्ट को क्या कहेंगे हम? बेली। बेली बताया मैंने बेटा आपको, दैट इज कॉल्ड बेली। अब जो मसल्स जहां जुड़ी हुई होती है, किससे जुड़ी हुई? जैसे बोन से जुड़ी हुई है। अब बोन से जो अटैचमेंट होती है वो कैसी होती है? तो कई जगह पे तो एपिमाइसियम से जुड़ी हुई होती है बेटा, कुछ जगह पे यहां पे कनेक्टिव टिश्यू है जो इसको यहां कनेक्ट कर रहा है। कौन कनेक्ट करता है? टेंडन्स, टेंडन्स। अब जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, दो जगह से कॉन्ट्रैक्ट करती है। एक साइड तो जैसे यहां से कॉन्ट्रैक्ट कनेक्ट कर रही है, एक साइड यहां से कनेक्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली दो जगह कनेक्टेड होगी। तो जहां से ये शुरू हुई है, मतलब अब शुरुआत किसको माने? मतलब हम कह रहे हैं कि एक साइड जुड़ी हुई है, दोनों साइड जुड़ी हुई है, तो स्टार्टिंग कहां से है? तो स्टार्टिंग हम उसको कहते हैं जो लेस मूवेबल बोन होती है, लेस मूवेबल बोन की तरफ जहां जुड़ी है उसको कहते हैं बेटा ओरिजिन। जो ज्वाइंट है वो वहां पे है ओरिजिन। और दूसरी साइड पे जहां, जैसे ये बोन है यहां जुड़ी है, ये इसके साथ, ये ज्यादा मूवेबल है, मतलब तो मोर मूवेबल साइड, जिस साइड बोन की मूवमेंट ज्यादा है, दैट साइड इज नोन एज इंसर्जन। यहां पे हम कहेंगे बेटा इंसर्जन, दिस इज इंसर्जन, यस। तो बॉडी के अंदर बोन्स, बहुत सारी बोन्स हैं, हमने उनको अलग अलग कैटेगरीज में भी डिवाइड कर रखा है, सॉरी मसल्स को। तो इन मसल्स को उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम अलग अलग नाम देते हैं बेटा। जैसे चार टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं बॉडी मसल्स को। तो फर्स्ट है बेटा ऐसी मसल्स जो ब्रॉड हो, ऐसी मसल्स जो थिन शीट लाइक हो, ब्रॉड है, थिन है और शीट लाइक है। कहां मिलेंगी ऐसी मसल्स? ऐसी मसल्स जैसे बेटा एब्डोमिनल वॉल में,
जो फ्लेक्सिबल एब्डोमिनल वॉल है, एब्डोमिनल समझ रहे हो ना, जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, यहाँ डायाफ्राम से नीचे, तो ये अपर पार्ट जैसे जहां पे लंग्स है, ये कौन सा रीजन होता है, थोरेसिक, इससे नीचे कौन सा आता है, एब्डोमिनल। तो फ्लेक्सिबल एब्डोमिनल वॉल में जो मसल्स होती हैं वो ब्रॉड थिन शीट लाइक होती हैं, इनको कहते हैं बेटा ऑब्लिकस। These are called as obliquus externus. Obliquus externus and transversus. हाँ जी, obliquus externus and transversus. सेकेंड बेटा स्लेंडर रिबन लाइक मसल्स, स्लेंडर एंड रिबन लाइक मसल्स लाइक बाइसेप्स, फॉर एग्जांपल बाइसेप मसल्स, यस। नेक्स्ट है बेटा लॉन्ग टेपरिंग मसल्स, long tapering muscles as in the hind limbs, they are called as gastrocnemius. Gastrocnemius बेटा, ये कहां मिलती हैं, हिंड लिम्ब में। फोर्थ है बेटा रिंग लाइक। अब रिंग की शेप में मसल्स कहां मिलती हैं, स्फिंक्टर में मिलती हैं। स्फिंक्टर हमने पढ़े हैं, जहां क्लोजिंग करते हैं, जो जिन मसल्स का काम किसी पोर को क्लोज करना हो, तो इनको क्या कहेंगे, स्फिंक्टर एनी। स्फिंक्टर एनी कहां मिलती है, that surrounds anus. And now next is principle of antagonistic muscles. एंटागनिस्टिक मसल्स। अब एंटागनिस्ट वर्ड किस लिए साइंस में यूज करते हैं, ऑपोजिट के लिए यूज करते हैं। एंटागनिस्ट का मतलब होता है ऑपोजिट। जब एक दूसरे की कोई चीज ऑपोजिट होती है, तो जैसे इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन दोनों एंटागनिस्टिक हैं, ऑपोजिट काम करते हैं एक दूसरे के। तो अब एक प्रॉब्लम मसल्स के साथ ये है कि मसल फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। देखो अब जैसे यहां पे ये मसल्स है, बाइसेप ट्राइसेप, ये मसल है। अब अगर यहां पर एक ही मसल होती है, अगर यहां पे, तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये बोन्स ऊपर की तरफ आएगी, यहां तक आ जाएगी। पर अब प्रॉब्लम ये है कि ये वापस पुश नहीं कर सकती मसल। कॉन्ट्रैक्ट तो करके खींच सकती है, बट ये वापस बोन्स को नहीं भेज सकती। तो इसलिए इसके ऑपोजिट एक मसल और चाहिए। देखो यहां पे हमें एक मसल और चाहिए, जो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो बोन्स ऊपर की तरफ जाएंगी, तो इसको वापस नॉर्मल पे लाना है, तो ये बैक वाली कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो ये कौन सी मसल्स है बेटा, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, ये इकट्ठी हर जगह इसी तरह है। तो मसल्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि कॉन्ट्रैक्ट तो फोर्स के साथ करती हैं, बट रिलैक्स नहीं कर सकती उस फोर्स के साथ। तो हमें उससे ऑपोजिट उस लीवर पे दूसरी मसल्स चाहिए, ताकि नॉर्मल स्टेट में ला सके हम बॉडी पार्ट को। तो ये एंटागनिस्टिक मसल्स हैं। अब इसके बाद है मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है, हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना। नेक्स्ट टॉपिक है मसल कॉन्ट्रैक्शन।
मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे करेंगे कॉन्ट्रैक्ट? अब हमारे पास बहुत सारी मसल्स हैं और हर मसल में ऐसा नहीं है कि वो एक ही मसल सेल से बनी हुई है, क्योंकि टिश्यू है इसके अंदर तो बहुत सारे सेल्स हैं। अब जैसे ये कोई मसल फाइबर है, जैसे ये मसल है, ये ऐसे, इसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं बेटा, ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं इस तरह से। अब इसमें बहुत सारे मसल फाइबर ग्रुप में हैं और अब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए ब्रेन से मैसेज आता है, न्यूरॉन्स आते हैं, जैसे यहां पे ये न्यूरॉन है। अब एक न्यूरॉन से अगर ये सारी मसल सेल जुड़ी हुई होती तो हर बार, जैसे ये हाथ में मान लेते हैं अभी जो हमने डायग्राम बनाया, ये अब जैसे मैंने एक ये मार्कर उठाया हुआ, फिर जैसे मैंने एक बुक उठाई, फिर जैसे आपने कोई ये टेबल उठाई, जैसे बोर्ड उठाया, तो जब पेन उठाएंगे हम, क्या तब भी उतना ही फोर्स लगा रही है मसल जितना हमने टेबल उठाने में लगाई? मतलब एक पेन उठाते वक्त और एक टेबल उठाते वक्त, हैवी ऑब्जेक्ट उठाते वक्त, क्या उतनी ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उतनी एनर्जी लग रही है? नहीं। तो इट मींस अगर एक न्यूरॉन सबको कंट्रोल करता तो ब्रेन से एक बार में सबको मैसेज आता, सारी इकट्ठी कॉन्ट्रैक्ट करते, तब चाहे आप पेन उठाते चाहे आप टेबल उठाते तो आपकी मसल उतनी ही फोर्स लगाती। तो यहां से एक बात क्लियर है कि मसल्स के पास काफी न्यूरॉन्स मैसेज लेके आते हैं। ऐसे जब आपने कोई हैवी ऑब्जेक्ट उठाना है तब तो सारे न्यूरॉन्स एक साथ पूरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। जब आपने कम फोर्स यूज करनी है तो कुछ फाइबर्स ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से हमें कंफर्म्ड है कि मोटर न्यूरॉन के साथ, जैसे ये जो मैसेज लेके आ रहा है मसल को, उसको हम कहते हैं बेटा मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन के साथ कुछ मसल फाइबर्स जुड़े हुए होते हैं। तो एक मोटर, जैसे इन तीन के साथ यहां पे हम फॉर एग्जांपल लेके चल रहे हैं 1500 मसल फाइबर्स हैं, तो एक के साथ कितने हो गए? 500। ठीक है जी। तो अब बेटा a motor neuron and group of muscle fibers, a motor neuron and group of muscle fibers innervated by its axon constitutes a motor unit, constitutes a functional unit called motor unit। एक न्यूरॉन के साथ, उसके एक्सन के साथ कितने फाइबर्स जुड़े हुए हैं उसको आप एक फंक्शनल यूनिट या एक मोटर यूनिट कह सकते हैं, है ना जी। तो एक मोटर यूनिट का मतलब एक न्यूरॉन के एक्सॉन के साथ जितने मसल फाइबर्स जुड़े हुए हैं। अब जैसे उसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फिंगर में, एक फिंगर की मसल के अंदर एक न्यूरॉन के साथ कितने फाइबर्स जुड़े हुए हैं? 3 to 6 फाइबर्स। ठीक है बेटा। जैसे आई बॉल के अंदर, आई बॉल के अंदर अबाउट 10, आई बॉल में 10 फाइबर्स जुड़े हुए हैं। सिमिलरली बेटा बाइसेप्स मसल में, बाइसेप्स मसल में एक के साथ करीबन 10,000 फाइबर्स जुड़े हुए होते हैं। मतलब एटलीस्ट 10,000 तो कॉन्टेक्ट करेंगे ही करेंगे। फिंगर में एक बार में 3 to 6 कम से कम ये तो करेंगे, और आई बॉल में एटलीस्ट 10 फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज ब्रेन से आएगा। ठीक है बच्चों, कंसेप्ट समझ आया आपको? अब जहां न्यूरॉन जुड़ता है, अब जैसे जिस साइड पे, जैसे ये है बेटा, ये ब्रेन से ये न्यूरॉन है,
ये एक्सोन है, जैसे ये इसके ऊपर माइलिन शीट, ये आपको ब्रेन वाले चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बेटा माइलिन शीट, ये है बेटा एक्सोन, ठीक है। आगे है ये सर्कोलीमा। सर्कोलीमा यानी मसल की मेम्ब्रेन ऐसे होती है, इसके साथ इस तरह से जुड़े होते हैं। अब आगे जैसे ये इसमें लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट डार्क, ये बैंड से, ठीक है। इस जगह को यहां पे हम क्या कहेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, दिस इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ओके। दिस इज मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट। इसमें यहां पे होते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पे ये किसमें है, ये न्यूरॉन में, हाँ जी। इसके बाद है बेटा ये जो जंक्शन है, दिस वन, ये होता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, मतलब न्यूरॉन और मसल के बीच का मीटिंग पॉइंट जंक्शन हो गया बेटा ये। तो इस तरह से अब जैसे ब्रेन से मैसेज आएगा, ये इस मसल के अंदर पास हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है बेटा। यहां तक आपने रीड करना है, अंडरलाइन करना है, लर्न करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।